हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल और स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारे मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच हो जाता है ना। ये पूरा का पूरा एक ब्रांच है, एक चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। जैसे आपने साइंस में पढ़ा ना, फिजिक्स पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, वैसे मैथमेटिक्स एक ब्रांच आता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। और इसकी जो शुरुआत है वो हम क्लास 10 में फर्स्ट टाइम हमसे पढ़ते हैं। क्लास 10 से हम शुरू करते हैं। 11th-12th में जो स्टूडेंट जो आगे चल के साइंस स्ट्रीम लेने वाले हैं और साइंस विथ मैथमेटिक्स आगे प्रोसीड करेंगे ना, आगे भले आप मैथ्स ना भी लो, आप बायो भी लेते हो, तो भी आपको फिजिक्स के अंदर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री देखने के लिए मिलेगा सर। तो देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ वेरी वास्ट है ना, वेरी वास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो आप है ना, बहुत काम आता है। तो इन सभी चीज़ों का बेसिक फाउंडेशन आपका बिल्ड होगा क्लास 10th में। अगर आपके क्लास 10th के कंसेप्ट अगर वीक रहते हैं तो आगे आपको 11th क्लास में दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। सो ऐसा तो होने नहीं देंगे ना, दिक्कत कैसे हो सकती है? तो दिक्कत ना हो इसलिए तो हम क्लास 10 में पढ़ रहे हैं सर, है ना। और 10th के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की। तो चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ना, नाम से दिख रहा है सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, सिर्फ इंट्रो होगा, बहुत थोड़ा बड़ा ना, थोड़ा मोड़ा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इंट्रो में। देखिए, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल फ्रॉम व्हाट्स आवर सराउंडिंग वेयर राइट एंगल ट्रायंगल्स कैन बी इमेजिन टू बी फाउंड, है ना। जैसे पूरी आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे सिमट जाएगी क्लास 10th वाले। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल है, देखते हैं जरा क्या क्या मिलेगा अपने को। जैसे अपने को ये दे रखा है, सपोज द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार, है ना। अब नाउ इफ अ स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, अ राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी इमेजिन टू बी मेड, है ना, शोन इन फिगर 8। बिल्कुल सही बात है ना। आप समझो एक स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है ना, वो कुतुब मीनार देखने गया है, तो आप देख पा रहे हो कुतुब मीनार, ठीक है सर। तो ये क्या हो रहा है, कुतुब मीनार को ना आप ऐसे देख पाओ ना, तो जब यहाँ पे जिस नज़र से हम इन्हें देखते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक, और ये भी हमारी एक इमेजिनरी लाइन है। तो बेसिकली ज़मीन पे आप जब ये रहेगा तो ऑब्वियसली बात ये परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसी ऐसी जगहों पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी और अपन एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखो हमारे पास दिया हुआ है, सपोज ए गर्ल इज सिटिंग ऑन द बालकनी ऑफ हर हाउस लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, इज लुकिंग डाउन एट अ फ्लावर पॉट प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर ऑफ अ टेम्पल सिचुएटेड नियर बाय। देखो अभी एक लड़की जो अपने बालकनी से, ठीक है, अपने बालकनी से यहाँ पे मंदिर के इस साइड में यहाँ पे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, उसको ये देख रही है। तो ये दिख रहा है आपको, ये एक इमेजिनरी लाइन है। और क्योंकि अब ये जो बना हुआ है, ठीक है, बालकनी, अब ऑब्वियसली घर के अंदर बालकनी हो गई और घर जो है परपेंडिकुलर एकदम सीधा ज़मीन पे होगा, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप आपको फॉर्मेशन नजर आएगी सर। क्लियर? अगला एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में एक हॉट एयर बलून है ना। अ गर्ल हैपेंस टू स्पॉट द बलून इन द स्काई एंड रन्स टू हर मदर टू टेल हर अबाउट इट। हर मदर रसेस आउट अप टू द हाउस टू लुक एट द बलून, ठीक है। अब वही सेम बात है ना। अब देखो यहाँ पे एक हॉट एयर बलून है, अब ये बलून यहाँ था, अब बलून जो है सेम हाइट पे जो है आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बलून एक जगह रुकता थोड़ी है, वो तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो उसकी हाइट सेम है, लेकिन जब लड़की यहाँ पे थी, अब लड़की कितना भाग पाएगी? लड़की एक टाइम पे आकर रुक गई वहाँ पे। अब वहाँ से जब उस लड़की ने देखा तो उसका पहला, है ना, पहला ये ट्रायंगल बना, देखो ये बना पहला ट्रायंगल। लेकिन कुछ टाइम बाद लड़की तो वही खड़ी रहेगी, लड़की थोड़ी जाएगी, बलून तो और आगे चला गया। लेकिन जब बलून आगे चला जाएगा तो उस केस में देखो, पहले एग्जैक्ट हमारे सर के ऊपर है, अब हल्का सा उधर चला जाएगा तो हमारे देखने का जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली बात समझ आ रही है क्या? जब ये बलून इधर चला गया तब वो लड़की वापस देख रही है, और उस केस में इमेजिनरी लाइन जो है ये बन रहा है, और ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा और वो भी आपको नजर आ रहा हो। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, एकदम रियल लाइफ, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, क्या दिया हुआ है? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखो समझे जरा से ध्यान से। तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ये ग्रीक के 3 लेटर से मिला के बना, ठीक है। आप देखो सेट ट्राई प्लस गॉन, है ना, एंड प्लस ये होता है आपका मेट्रोन। सभी के जो है आपके मीनिंग देगा ट्राई मतलब दिख रहा है, आपने सुना ट्राई, तिरंगा में यूज़ करते हैं अपन, ट्राई कलर कहते हैं, हाँ। तो ट्राई मतलब होता है 3, ट्राइनोमियल भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, 3। गॉन मतलब क्या होता है? गॉन मतलब होता है मीनिंग, है ना, गॉन का मीनिंग होता है साइड्स, तो ये साइड्स जाएगा। और मेट्रोन मतलब आपका होता है मेजरमेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है 3 साइड्स के मेजरमेंट है ना, 3 साइड्स का जो फिगर होगा उसके मेजरमेंट हम पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में, साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, और वही हमारी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री होती है। क्लियर? स्टार्ट करें क्या? आगे बढ़ता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बड़ी कमाल की चीज़ है ना। इन्होंने ऐसा क्या कहा, इन्होंने इसमें ऐसा बताया कि इस चैप्टर के अंदर जो विल स्टडी सम रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक।
राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, सबसे पहले था ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होता है, अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो हम नीचे वाले साइड को बेस कहते हैं, ठीक है, और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है सर, ठीक है, सही बात है। तो इनके जो ये साइड्स है ना, इन साइड्स का रेशियो देखा जाएगा, इन साइड्स का हम रेशियो लेंगे, ठीक है, और ये दोनों एक्यूट एंगल रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। इनके साइड्स का रेशियो लिया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, इस एंगल पे इनका हम रेशियो लेके देखेंगे, और इन्हीं रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाएगा ऑफ द एंगल। ध्यान रहे, बिना एंगल का नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत और क्लैरिटी आएगी, अभी तो सिर्फ अपन हवा में बातें कर रहे हैं ना, हवा में बातें, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, चीज़ें नजर आएंगी आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहने का मतलब ये है कि आप पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, अच्छा सा, ठीक है, और इस ट्रायंगल के अंदर आपको पता है ना, हमें पता है बात कि सर इसको बेस कहते हैं, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमने क्या बोला था, रेशियोज होते क्या है? रेशियोज क्या होते हैं? रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। देखो लिखा है, रेशियोज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, वो कुछ अलग नहीं है, वो इन्हीं राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। बात समझ में आई? ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ से आ रही है? तो अपन बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर, तो हमारे पास पहला है ना, पहला रेशियो आता है, पहला हम रेशियो पढ़ते हैं, पहला रेशियो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हमने परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दिया हाइपोटेनियस से, इससे क्या हुआ सर? इससे जो रेशियो बनेगा ना, इस रेशियो को हम कहते हैं साइन। और ध्यान रहे, साइन अकेले डिफाइंड नहीं है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल। तो मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल हम लेते हैं, उस एंगल को हम कहेंगे थीटा, तो यहाँ पे हमने कह दिया साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है? जैसे आपने ABCD पढ़ी है, ABCD, वैसे ही ABCD जो है अल्फ़ाबेट है, कौन सा लैंग्वेज के? इंग्लिश के। तो वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, आपने जो सुना होगा आज तक यूज़ किया, पॉलिनोमियल भी यूज़ किया होगा। तो ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक लेटर है ये थीटा, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? प्रोनाउंसन देखो, इसे THET, ये थीटा कहेंगे, ठीक है। और थीटा का इस्तेमाल किया जाता है एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी तक याद है आपने जब बचपन में क्वेश्चन सॉल्व किया होंगे, बोलेंगे फाइंड एक्स, है ना, ये एक्स फाइंड करने बोलेंगे। अब तो बड़े होगा अपन, है ना, अब एक्स थोड़ी करेंगे, है ना, अब सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक्स नहीं है, अब यहाँ पे थीटा लगाया जाएगा कि फाइंड थीटा। कोई बदलाव नहीं, जैसे आप एक्स निकालते तो वैसे आप थीटा निकालोगे, ऐसे थीटा कहते हैं। क्लियर है सर? तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपन, इससे आगे बढ़ते हैं। ये थीटा वाला पार्ट तो खत्म हो गया अपना, थीटा वाला पार्ट खत्म हो गया। बस थोड़ा सा और आगे अगर अपन बढ़ें, आप अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो आपको नज़र आएगा, ठीक है, आप कुछ चीज़ें और देख पाएंगे। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। कैसे होगा सर? क्योंकि ये याद है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ये थीटा तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब पहले तो ये समझ लो, P/H को हमने क्या कहा? साइन थीटा कहा हमने। और जो बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो निकला, बेस और हाइपोटेनस का, तो इस रेशियो को हमने कहा कोसाइन, कोसाइन थीटा। तो ये दो रेशियोज आपको ध्यान रखने हैं, पहला कौन सा था? साइन, और दूसरा कौन था? कोसाइन था, ठीक है, साइन और कोसाइन, साइन कोसाइन। और हमें ऐसा फिल तो नहीं करना है, बस लाइनिंग रखनी है, हाँ, साइन कोसाइन, ठीक, क्लियर। अब ये जो दो रेशियोज आए हैं, यही आपके ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, और इसीलिए इन रेशियोज को कहा जाता है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, क्या यही दो रेशियोज होंगे? नहीं, आपके टोटल 6 रेशियोज पढ़ने हैं, 6 में से 2 बताए मैंने, 4 अभी भी बाकी हैं। उन 4 को क्या कहते हैं? उन 4 को हम कहते हैं डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो क्यों डिराइव्ड कहते हैं, ठीक है, जो बचे हुए 4 हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, आज से लेके जब तक ट्रिगो आप पढ़ो तब तक, है ना, अगर कहीं पे T रेशियोज लिखा है तो T मतलब होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, T रेशियोज का मतलब क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो अगले जो हमने रेशियोज निकाले वो रेशियोज पे जाते हैं, ठीक है। अब आपने P/H पढ़ा, अब इसी का आप उल्टा कर दो, है ना, इसी का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? H/P हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं कोसेकेंड, कोसेकेंड, और थीटा तो सब में रहेगा, है ना। और B/H पढ़ा आपने तो इसको उल्टा टांग दो, उल्टा टांग दो तो क्या हो जाएगा? H/B, और इसे कहते हैं हम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, है ना, वो एंगल के लिए थीटा आ जाएगा। तो 2 हमने और देख लिया, अब और क्या होगा सर? अब देखो, अब आप और क्या कर सकते हो? अब आप देखो,
परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस हो गया, बेस का हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस का आपस में कोई रिलेशन नहीं था, इनका एक रेशियो बना जाएगा परपेंडिकुलर और बेस का। तो एक आपका रिलेशन आएगा P/B, और ये जो रेशियो होगा इसे हम कहेंगे टेंजेंट, टेंजेंट थीटा में। और एग्जैक्ट इसी का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा B/P, उसे हम कहेंगे कोटेंजेंट। तो आप देख सकते हैं अपने खुली आंखों से, आपको नज़र आ रहा होगा कि टोटल 4 रेशियोज यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए। ये हो गए आपके फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इसे कहते हैं अपन डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर हो गए सर? अच्छा, तो आप इसमें कुछ बातें और ऑब्जर्व कर पा रहे होगे क्या? तो कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल करने पर मिला, बिल्कुल सही है। कोसाइन किसका? कोसाइन ना, कोसाइन है, कोसाइन को रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक मिल जा रहा है। और टेन, टेन आप देखो परपेंडिकुलर बाय बेस है, और टेन का रेसिप्रोकल करो तो आपको कॉट मिल जा रहा है। टेन को समझने का एक और तरीका है, आप ये तो देख रहे हो ना P/B किया, आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? आप साइन कॉस को देखो डिवाइड कर दो, देखो H से H कट जाएगा, क्या बचा? P/B। मतलब साइन और कॉस को डिवाइड करने पे भी टेन आ जाता है। तो ये बात भी आपको समझने लायक बात है सर। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला वगैरह कुछ लिखते हैं अपने, है ना। तो इन चीज़ों को आगे जो है, इन चीज़ों को आगे शॉर्ट में ना, क्योंकि अब ये एब्रीवेटेड फॉर्म हम इनका यूज़ करेंगे, तो ये बहुत बड़े बड़े नाम है, तो इनको छोटा करके लिखा जाता है। छोटा छोटा नाम हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? जैसे साइन थीटा को, और ऑब्वियस सी बात है इनको जो अगर आप देखो तो इनमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, याद तो हमें करना है। तो याद करने के लिए ज़रूरी है कि आप सही ऑर्डर में, एक ऑर्डर में आप इसे ऐसे रखें जिससे आपके लिए याद करना आसान हो जाए। तो उस ऑर्डर में इसे रखते हैं अपन, ठीक है। तो आपको याद करने के लिए सबसे पहले रखना है साइन। अब ध्यान में, साइन में आप SIN ही यूज़ करेंगे, सभी में आपको सिर्फ 3 लेटर्स लेना है, सिर्फ 3, है ना। तो इसे हम कहेंगे साइन थीटा, और ये क्या होता है आपका P/H। नेक्स्ट आप पढ़ोगे कॉस थीटा, इसी पैटर्न में आपको याद करना है चीज़ों को। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका टैन थीटा, ये हो जाएगा P/B। एंड यहाँ पे लाइन खींच के साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक, कॉसेक। सर आपने तो कहा था 3 लेटर लेना है, तो फिर आपने यहाँ पे 5 लेटर कैसे ले लिया? तो देखो इसमें बात ये है, इसमें मुद्दा ये है कि अगर आप 3 लेटर लोगे ना, तो COS, कॉस आ रहा है, और कॉस तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं ना, तो कॉस नहीं ले सकते, इसलिए इसमें 2 लेटर एक्स्ट्रा, हम 5 लेटर लेते हैं, कॉसेक कहते हैं इसको। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये H/B। और कॉट थीटा होता है इसका रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा आपका B/P। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको बस यही 3 पढ़ने हैं, और इस 3 का उल्टा आपके सामने हो जाएगा। है नाम साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएंगी ये चीज़ें। तो यहाँ से आपको ये बात का भी आइडिया आना चाहिए कि रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज करके हम लिखते हैं ना, रेसिप्रोकल फार्मूलाज, है ना। वैसे तो ये फार्मूलाज नहीं कह सकते, ये तो आपको ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, बट स्टिल आपको रिमाइंडर के लिए बता दें, आप भूलें ना इन चीज़ों को। आपको ध्यान होना चाहिए कि साइन थीटा जो है 1/cosec थीटा आएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे? क्योंकि साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल दिख रहे हैं मुझे। दूसरा, आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा लिख सकते हैं आप। एंड थर्ड, आप टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टैन थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो ये हो गए आपके रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज। अब हालांकि आप इन्हीं को उल्टा तोड़ मरोड़ के बहुत फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? आप कॉसेक को यहाँ ले जाओ, साइन को नीचे कर दो, तो कॉसेक का फॉर्मूला बन जाए कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin, नया फॉर्मूला बन गया। कॉसेक को मल्टीप्लाई कर दो, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1। तो ये सब इतना याद नहीं करना। देखो कॉसेक को मल्टीप्लाई करो, साइन कॉसेक कितना आ गया? 1 आ गया। तो हर एक चीज़ को याद करेंगे या नहीं करेंगे यार? हर एक चीज़ को याद नहीं करना, हमें सिर्फ ये मेन चीज़ याद रखनी है, साइन कॉस टैन, बस। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये अलग से आएगा, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इस पैटर्न में आपको याद करना है। ये हो गया आपका रेसिप्रोकल फॉर्मूला। और अगर मैं थोड़ी सी बुद्धि मैंने आपको अभी बताई थी, ये बुद्धि भी लगा बताई थी मैंने आपको कि टैन थीटा जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करने पे भी आता है, बताया था ये। तो ये फॉर्मूला भी अलग से ध्यान रखना। और कॉट थीटा क्या होता है सर? कॉट थीटा तो इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब ये कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉस थीटा डिवाइड बाई टैन थीटा। तो ये भी बिल्कुल सही है, कॉस थीटा डिवाइड बाई टैन थीटा। तो ये आपका हो गया आपका कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो टैन और कॉट के आपको ध्यान रखना है, टैन और कॉट के ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियरली बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, हालांकि इनको याद करने के लिए जो एक तरीका बताया जाता है, मैं आपको वो तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है? अगर आप समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा निमोनिक्स, है ना? निमोनिक्स का कुछ काम होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखो निमोनिक्स का क्या काम होता है, ये हमने बना दिए ना, एक लाइन बना दी हमने, फिर ऐसे एक मिलते जुलते लाइन आप यहाँ बना दीजिए। क्लियर?
और फिर एक लाइन और हमें बनानी पड़ेगी ऐसे, तो हमने वो भी बना दी, और एक लाइन और यहाँ पे डन है। हाँ ठीक है, डन। चलो समझ आ गया ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे आप इन्हीं चीज़ों को याद करने के लिए बस सही ढंग से अरेंज कर देते हैं। सही ढंग से हम कर देंगे अरेंज 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 अरेंज, यहाँ से हम अरेंज करेंगे। देखो तो आपको क्या करना है, आपको रेशियो लिखना है P/H, नेक्स्ट हो जाएगा B/H, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका P/B। अब आपको याद हो तो P/H किसका होता है, साइन थीटा का। B/H किसका होता है, कॉस थीटा का। और ये किसका होता है, टैन थीटा। क्लियर। आप इनके रेसिप्रोकल आप नीचे से देखो तो H/P क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, तो नीचे आपका आ जाएगा कॉसेक थीटा। अच्छा H/B क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आपका हो गया कॉट थीटा। अब इन्हें याद करने के लिए एक लाइन यूज़ करते हैं हम, निमोनिक्स है ना। निमोनिक्स क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जिन्हें किसी चीज़ को याद करने के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो है ना, इसको हम याद करने के लिए एक लाइन यूज़ करते हैं, जैसे जल्दी याद हो जाए ना। वो लाइन क्या है, हम पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, है ना, हरि हरि बोले। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, बहुत पॉपुलर लाइन है, थोड़ा सा फनी भी रहेगा ना, बहुत पॉपुलर, आपने ऑलमोस्ट सुन रखा होगा। तो इसी लाइन से आपको ये एक लाइन में याद हो सकता है, एक बार में याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, आपको इस पैटर्न में बस लिख देना, हो गया आपका काम, समझे। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे। आगे बढ़े अपन, देखो आगे लिखा है रिमार्क नोट दैट द सिंबल साइन इज यूज्ड एज एन एब्रिविएशन फॉर द साइन, है ना। बिल्कुल सही बात है। हम जो साइन थीटा लिखते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया है, हम जो लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ साइन, है ना, SIN यूज़ करेंगे। दिस इज द एब्रिविएशन फॉर द साइन, है ना। साइन का एब्रिवेटेड फॉर्म होता है आपका, ये ध्यान रखना, ये ठीक है, ऑफ द एंगल है। साइन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, बहुत ही काम की बात है ना, बहुत ही काम की बात, ध्यान रखना। साइन थीटा, है ना, कई मान लो साइन ए लिखा हुआ है, तो आपके मन में ऐसी बेवकूफ़ी नहीं आनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ऐसी कोई गंदगी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि साइन इंटू ए लिखा है। ये सब चीज़ें अलजेब्रा में होती थी। मान लो आपको अलजेब्रा में 3x लिखा, तो इसका मतलब क्या होता था कि 3 × x लिखा हुआ है, ये तो है ना, मतलब यही होता था। तो ये अलजेब्रा में होता था। ट्रिग्नोमेट्री की कहानी अलग होगी। ट्रिग्नोमेट्री में साइन ए लिखने का मतलब ये नहीं होगा कि साइन इंटू ए लिखा है, नहीं, साइन विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। आप साइन का एक रेशियो ऑफ ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, इसे आप ऐसे पढ़ेंगे ना। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आप खाली इतना समझें कि साइन ए जो है साइन इंटू ए नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा सर, देखो बहुत फ़ायदा है, बहुत हम आगे है ना, सेम है ना, कॉस के लिए भी ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन में, साइन कॉस सेक कॉट, है ना, टैन, किसी में भी वो प्रोडक्ट तो नहीं होता, है ना। आगे ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज़ नो मीनिंग, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि साइन इंटू ए, है ना, ये साइन इंटू ए लिखा हुआ है, तो गलत बात है ना, क्योंकि अकेले अगर आप मान लो साइन इंटू ए आपने लिखा, तो चलो ए की तो कुछ वैल्यू होगी, ए तो एंगल होगा, लेकिन इस साइन की क्या वैल्यू है, साइन है क्या, SIN तो एक इंग्लिश वर्ड हो गया ना। बात समझ आ रही क्या, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अकेला अगर सिर्फ साइन लिखो, साइन की कोई वैल्यू नहीं है, साइन कुछ भी नहीं है। साइन क्या है, जब तक आप कोई एंगल ना लिखो तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं आती है। इसलिए यहाँ पे लिखा भी क्लियरली, NCERT में लाइन आपको मिल जाएगी, साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज़ नो मीनिंग, सिमिलरली कॉस ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉस एंड ए, ध्यान रखना। एंड सिमिलरली इंटरप्रिटेशन फॉलोज फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल्सो, मतलब ये सभी के लिए है, सिर्फ साइन कॉस के लिए नहीं है। क्लियर हो गई बात, समझ गए आप। रिमार्क दे रखा, रिमार्क ढंग से पढ़ना ना, नोट द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ देख लो, है ना, बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसके अंदर आपको ये बताया गया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्राइंगल बनाओगे आप, है ना, हमने कोई ट्राइंगल बनाया, चलो लेट्स बिगिन। हमने यहाँ पे लिया एक ट्राइंगल, डन, हो गया ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के अंदर आप कुछ यहाँ पे ना हम साइड से लेते हैं, ठीक है, हम इनका नामकरण कर लेते हैं। पहले तो ये हो गया, मान लो आपका ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया, इसे कह दिया आपने सी, ठीक है, ये हो गया आपका डी, और इसे कह दो आप ई। तो सरल भाषा में आपको जो कहना चाहिए, ठीक है, वो आप ये समझे कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो आप इस थीटा एंगल के लिए आप पहले छोटा वाला ट्राइंगल लो, छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DEC, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा क्या पढ़ा था हमने, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, D, है ना, D,
अपॉन में हाइपोटेनस कितना दिख रहा है आपको, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा इसका, सी डी आ जाएगा, हाइपोटेनस हो गया आपका सी डी। एंड बड़े वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है ये, ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में जब आप साइन थीटा निकालोगे, जब आप साइन थीटा निकालेंगे तो इस वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। तो ये हो गया आपका ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। अब जरा ध्यान से समझें, आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के अंदर आपको ये कंसेप्ट बताया जाता होगा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे कि आप देख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर तो इनके साइड्स का रेशियो तो इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमें साफ साफ हम कह सकते हैं सिंस ट्रायंगल डी ई सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, है ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो इनके साइड्स का रेशियो तो आएगा ही। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि डी अपॉन में सी डी ये इक्वल आएगा ए बी अपॉन में ए सी के, ठीक है। अच्छा ये बात कह सकते हैं क्या, नहीं एक काम करो ना, आप ऐसा तो नहीं समझोगे, आप इसको ऐसे देखो, आप इन्हें कुछ इस तरीके से देखें। इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, है ना, और इसका ट्रायंगल क्या है, डी। तो इसका लिखो, इसका परपेंडिकुलर अपॉन में इसका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, इसका हाइपोटेनस कितना है, डी सी, और इसका हाइपोटेनस कितना है, ए सी। अब ये बात तो समझ आ रही होगी, थोड़ा आसान भाषा में लिख दिया मैंने। छोटे वाले का परपेंडिकुलर अपॉन में बड़े वाले का परपेंडिकुलर, छोटे वाले का परपेंडिकुलर है डी और बड़े का परपेंडिकुलर ए बी। अब इधर छोटे वाले का हाइपोटेनस क्या है, सी डी, देखो ऊपर लिखा, अपॉन में बड़े वाले का हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, ए सी, वो भी लिख दिया हमने। बस आपको एक हल्का सा चेंज करना है, एक हल्का सा चेंज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे लेके आ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी अपॉन में डी सी, और इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन में ए सी। ये दोनों इक्वल है। अब देख लो यही चीज़ें है आपके पास, ए बी अपॉन में से आ गए इक्वल, ये इक्वल आए मतलब क्या हो गया, दोनों का साइन थीटा सेम आ गया। मतलब ये कि एंगल है ना, साइन थीटा अगर एंगल सेम है, अगर ये एंगल सेम है और अगर पे आप साइन लगा रहे हो, अगर एंगल सेम है तो उसके लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ट्रायंगल इतना सा हो, चाहे ट्रायंगल इतना सा हो, चाहे ट्रायंगल और बड़ा हो, अगर एंगल वही है ना तो उसका साइन थीटा सेम आएगा किसी भी ट्रायंगल के अंदर। बात समझ में आ गई क्या? तो वो चीज़ लिखी हुई है, एंगल डू नॉट वेरी, है ना, of an angle do not vary with the length of the side of the triangle if the angle remains the same। अगर एंगल सेम रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, चाहे ट्रायंगल का लेंथ कितना भी हो, वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, एंगल पर डिपेंड करता है। एंगल सेम होना चाहिए, फिर आप ट्रायंगल को चाहे कितना भी बड़ा कर दो पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, नोट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस में राइट साइन, है ना, एक और काम की चीज़ देखो, साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर है, ठीक है। हम जो है आपने देखा जब हम नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो ये तो बड़ा इजी होता है नंबर्स का स्क्वायर करना। अब एक्स का स्क्वायर करना है तो उसके ऊपर से स्क्वायर लगा दो। तो अब यहाँ पे मान लो आपने पढ़ा है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर कैसे करेंगे, साइन ए का स्क्वायर ऐसे कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ध्यान है साइन ए के स्क्वायर को जो है इस तरीके से भी लिखा जाता है, साइन स्क्वायर ए। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन इसको ऐसे टेक्स्ट बुक में आपको इस तरीके से लिखा जाएगा, हमेशा ऐसे लिखेंगे। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है हमें कॉस ए का स्क्वायर करना, होल स्क्वायर करना है, तो इसको का मतलब क्या हुआ, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर पहले आएगा बाद में एंगल आएगा। अब इसका मतलब ये मत समझना है कॉस 2 बार लिखा है और ए 1 बार लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस स्क्वायर है मतलब ये वाली फोटो, ठीक है, देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से आपको ना, देखो ये वाली जो फोटो है, ठीक है, ये वाली फोटो और ये वाली फोटो दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, समझे? और ये वाली जो फोटो है, ठीक है, और ये वाली जो फोटो है वो भी दोनों सेम टू सेम है, समझे? तो आप साइन ए का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए ये दोनों सेम है, इनको इस तरीके से लिखा जाएगा। बात समझ आ गई क्या? नहीं? अच्छा, तो ये भाई यहाँ तक चलो बात समझ आ गई सर। आगे देखते हैं। अब आगे इसमें लिखा है बट कॉजेक। अब आप ये ध्यान रखना, आपको ये बात पता है कि किसी भी नंबर का अगर होल पावर है ना, किसी भी नंबर का अगर आप पावर नेगेटिव ले लो -1, तो ये क्या होता है, ये होता है 1/sin है, होता है कि नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है सर। और 1/sin है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉजेक का। तो ये तो ऐसा हो जाना चाहिए सर, बिल्कुल सही बात है, तो ऐसा होगा भी, ये ऐसा होगा। लेकिन अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि पावर आप अगर आपने बाहर लगाया है, पावर आपने बाहर लगाया है, तो उस पावर को आप अंदर भी लगा सकते हो, यानी साइन का पावर -1 और ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज़ जो है कॉजेक के इक्वल नहीं आएगी। क्यों ऐसा? ध्यान रहे, जब ये पावर प्लस में होता है ना, पावर जैसे इसमें प्लस में था तो आप उसको अंदर लगा सकते हो, ये भी प्लस में है तो इसको हमने अंदर लगा दिया सर। लेकिन नेगेटिव में अगर पावर हो तो उसको आप ऐसे अंदर की तरफ नहीं लगा सकते। ये जो चीज़ें होती है इसे हम कहते हैं साइन इन्वर्स है। क्या कहते हैं इसे? साइन इन्वर्स, साइन इन्वर्स है। और ये हायर क्लासेस में आपको पढ़ने के लिए आएगा, अभी बिल्कुल नहीं आएगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है ना,
कि इट इज़ कॉल्ड साइन इनवर्स ए एंड साइन इनवर्स ए हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग विच वी विल डिस्कस इन हायर क्लासेस। ठीक है, ध्यान रखना ना। आपको अगर कुल मिला जुला के मैं अगर ये बात ना भी समझ में आई हो, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, इम्पॉर्टेंट पार्ट चीज़ों के इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप सिर्फ इस चीज़ को समझ जाएं। इसको आप साइड करो ना, आप बस इतना समझो, ये आपके लिए बहुत इनफ है। स्क्वायर किया आपने तो आप उसको साइंस वाले ऐसे लिख सकते हैं। बस आगे बढ़े। अगला सवाल सर यहाँ से शुरू होता है आप लोगों का एग्जाम्पल का सिलसिला। अब देखो कुछ एक आध एग्जाम्पल करते हैं और सवालों को समझते हैं, फटाफट समझ लेते हैं सवालों को। तो हमारे पास ये है गिवन tan a = 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। तो क्या करेंगे सर, फटाफट से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है ना, हम इसे गुजरात में दौड़ना बोलते हैं ना, फिगर बना दिया हमने। ठीक है, तो आइए इसको हम क्या करेंगे, नामकरण कर देते हैं। हमने यहाँ पे नामकरण कर दिया ABC और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सर tan A जो है वो 4/3 दे रखा है, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अच्छा ये तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो इसका मतलब मैं ये कहना है काम पर आप 4/3 है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है, एंगल ए के अकॉर्डिंग। अब ये भी ध्यान से सुन लेना, परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते, वो चेंज होते हैं एज पर सिचुएशन। कैसे, अगर एंगल ए है तो आप एंगल ए पे चले जाओ और वहाँ से एक तीर मारो, जो यहाँ लगा, जिस पे तीर लगेगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। जिस अपोजिट साइड पे तीर लगा ना वो आपका परपेंडिकुलर होगा। यानी एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। और बेस क्या हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस तो यही होगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस के लिए यही ऑप्शन है, तो ये आपका बेस हो जाएगा। बेस क्या आ गया आपका AB, तो आपने इसे ऐसे लिख लेना है। बात समझ में आ गई कि ठीक है। अब ये एक रेशियो है, तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से इसको = K मान लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट टाइम से मैं ये K वाला सिस्टम हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि K लगाने से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं एक बार आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, बस एक बार अपन करेंगे। तो अब आगे आप देखो, अब यहाँ से ना, अब AB = अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, therefore BC है ना, BC = आपका क्या हो जाएगा, जो आपका BC दे रखा है वो हो जाएगा आपका 4K एंड AB = 3K। क्लियर है। अब आप लगाओ पाइथागोरस थ्योरम और निकाल लीजिए आप इसका जो रिमेनिंग साइड, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या सकता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है सर, हाइपोटेनस है AC, तो AC का स्क्वायर = परपेंडिकुलर क्या होगी, AB का स्क्वायर प्लस बेस है हमारा BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर आपको निकालना है, AB की जगह मुझे रखना है 3K, तो ये हो गया 3K का स्क्वायर। और BC की जगह पे क्या रखेंगे, हम रखेंगे BC की जगह पे आ जाएगा आपका 4K, तो ये हो गया 4K का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर = ये हो गया 9K स्क्वायर और ये हो जाएगा 16K स्क्वायर। और 9 + 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25K स्क्वायर। अब AC = क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 25 भी और K का स्क्वायर भी। सो AC = मुझे मिल जाएगा 5K। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5K आ गई। AB को भी लिख लो, ये आपका 3K दिख रहा होगा और ये जो आपका 4K आ गया है। डन। अब क्या करना है, इसने क्या बोला, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल के बता दो। तो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकालेंगे, बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना बड़ा आसान है, बताओ मुझे फटाफट से ना। साइन आपने निकाला है ना, साइन नहीं निकाला क्या, साइन A निकालो। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये 4K रख दो, और हाइपोटेनस कितना आ गया, 5K। लो K से K कट जाएगा, क्या बचा, 4/5 आ गया। फिर निकालो कॉस A, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है, अब देखो A के लिए ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आ गया, 3K, तो हम यहाँ रख देंगे 3K और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 5K। K से K कट जाएगा, कितना आ गया, 3/5 आ गया। ये हो गया आपका कॉस A। अब आप tan A निकाल लो, tan A आपको दिया हुआ है, ठीक है, tan A तो लिख लो यहाँ पे, tan A = कितना है, 4/3 दे रखा है। अब आपको कॉजेक, सेक और कॉट निकालना है ना, तो कॉजेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा साइन का रेसिप्रोकल, तो कॉजेक A कितना हो जाएगा, 5/4 साइन का रेसिप्रोकल। सेक A क्या हो जाएगा, सेक A हो जाएगा आपका 5/3। और सिमिलरली आपका tan A का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कॉट A क्या हो जाएगा, 3/4। आसान था, समझ आ गई चीज़ें, ठीक है। तो इस वे में आपको आगे बढ़ते जाना और लाइन बाय एक सवाल को टैकल करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, अगला सवाल है हमारा एग्जांपल नंबर 2। इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन B = साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल B = एंगल Q। ठीक है सर, करते हैं, ठीक है, देखो करते हैं ना, कैसे करेंगे सर, तो एक काम करते हैं, हम 2 ट्राइंगल ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ज़रूरी है ना, बेहद आवश्यक है कि आपके पास जो सिमिलरिटी का कंसेप्ट अच्छा खासा बिल्ड होना चाहिए आपका, ठीक है।
सिमिलरिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है ना, सिमिलरिटी आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने सिमिलरिटी तो पढ़ी ली होगी अभी तक, तो आप फटाफट से दो ट्राइंगल के नामकरण कर दो सर। हमारे पास ट्राइंगल इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू। तो एक काम करते हैं, लेट्स से कि हमारा एंगल बी है, ठीक है, हमने इसे कह दिया है ए के बारे में कुछ कहा है क्या, नहीं कहा है। तो एक काम करो ना, इसको ए कह लो ए बी सी, और ये अपना क्यू है तो इसे हम कह देते हैं पी क्यू और आर। डन, हमने अलग अलग इसे ऐसा कर दिया। अब हमें दिया है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, साइन एंगल बी एंड एंगल क्यू एक्यूट है, और दिया गया है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब चलो इसका फ़ायदा उठाया जाए। सर फ़ायदा उठाना बुरी बात होती है, बट हम उठाएंगे। तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब जरा समझना, साइन बी यानी इस बी के लिए ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, और हाइपोटेनस क्या है सर, हाइपोटेनस का आ जाएगा ए बी, ए सी बाई ए बी आ गया। और साइन क्यू है ना, क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या है, पी आर है ना, पी आर लिख दो, पी आर है डिवाइडेड बाई इसका जो हाइपोटेनस है वो कितना आ जाएगा, इसका हाइपोटेनस आ जाएगा पी क्यू। अगर आप हल्का सा क्रॉस मल्टीप्लाई करें इन चीज़ों को ना, तो आपको नज़र आएगा कि ये लिखा हुआ है ए सी अपॉन में पी आर, ये देखो इसको नीचे और इसको ऊपर कर दो, और ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन में पी क्यू। सर इससे क्या प्रूफ हुआ, ए सी क्या है, ए सी देखो इसका परपेंडिकुलर है, और पी आर क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। अरे सिमिलरिटी में यही तो होता था कि बड़े वाले का परपेंडिकुलर अपॉन में छोटे वाले का परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर अगला क्या है, ए बी क्या जाएगा, ए बी तो हाइपोटेनियस है, तो इसका भी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, पी क्यू। देखो ए बी अपॉन में पी क्यू आ गया, यानी बड़े वाले का परपेंडिकुलर डिवाइड बाई छोटे वाले का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बड़े वाले का हाइपोटेनियस डिवाइड बाई छोटे वाले का हाइपोटेनियस। अब इज इक्वल टू में और क्या हमें चाहिए, इज इक्वल टू में अगर मुझे मिल जाए, देखो मिला नहीं है, ये दो तो हमें मिल रहा है, लेकिन तीसरी क्वांटिटी हमें मिली नहीं है। तीसरी क्वांटिटी अगर मुझे मिल जाए, बी सी दिख रहा है, ये बी सी मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन में छोटे वाले ट्रायंगल का बेस क्यू आर। तो अगर ऐसा नज़ारा मुझे देखने मिल जाए, तो ऐसे नज़ारे कब देखने मिलते हैं हमें, जब ट्रायंगल सिमिलर हो। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हुए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या आ जाएंगे, इक्वल। और करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। हम ये लाइन लिख पाएंगे कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, लेकिन ये लाइन लिखने के लिए मुझे ये बी सी बाई क्यू आर चाहिए, और वो भी इनके इक्वल चाहिए। कैसे करेंगे, समझ गए आप मुद्दा, समझे क्या करना है। अब कैसे करेंगे ये एक बहुत अहम हिस्सा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा उन चीज़ों को भी हम समझते हैं। तो फिलहाल के लिए आप एक काम कीजिए, इन पूरी क्वांटिटी को है ना, इस पूरी क्वांटिटी को हम यहाँ से लैम्बडा कंसिडर करते हैं, ठीक है। हमने एक कॉन्स्टेंट दे दिया, ठीक है, हमने इसे कंसिडर कर दिया लैम्बडा, ठीक है, इसे लैम्बडा कहते हैं, ठीक। अब आप काम को सॉल्व करते हैं, करें सॉल्व। तो आइए करते हैं सॉल्व। अब कुछ चीज़ों में आपको मेरा साथ देना होगा, जैसे अब आपको पता होगा, ठीक है। अब मुझे बी सी निकालना है, ठीक है। हम क्या निकालना, हमें निकालना है बी सी। सो बी सी अपॉन क्या चाहिए हमें, बी सी अपॉन में क्या चाहिए, क्यू आर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमने। तो देखिए सर बी सी क्या आएगा, जो बी सी है, आप पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको नज़र आएगा कि बी सी क्या होगा। हाँ पढ़ा है आपने, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, और ये बेस है। तो अगर मुझे बेस निकालना तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर आएगा, और ये स्क्वायर हटा दोगी तो यहाँ पे आपको रूट लग जाएगा, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर को स्क्वायर को माइनस करने पे बेस आएगा। बात समझ में आ गई क्या। अगर ये बात आप समझ गए हो तो इसका मतलब ये कि आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आ जाएगी। कौन सी चीज़ सर, ये वाली चीज़। देखो हमें यहाँ पे लिख देना हाइपोटेनस कितना है, ए बी। तो अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, है ना, ए बी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है, ए सी का स्क्वायर। अच्छा सेम क्यू आर में भी देखो, क्यू आर में क्या हो जाएगा, क्यू आर में हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेनस कितना है, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, पी आर का स्क्वायर। डन, ये बात समझ गए क्या, ये बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट लाइन देखो, पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर क्लियर है। अब हम ए बी, यहाँ पे हमें एक वैल्यू को रिप्लेस करना होगा, ध्यान से समझना। कौन सी वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे, अगर मैं यहाँ से पी क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, लैम्बडा पी क्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए बी की जगह पे क्या आ रहा है, लैम्बडा पी क्यू। तो मुझे ए बी की जगह पे लैम्बडा पी क्यू रख देना है। इसका मतलब ये अंडर रूट के अंदर जो रखा है वो क्या हो जाएगा, लैम्बडा पी क्यू और इसका स्क्वायर। क्लियर। अब ए सी की जगह क्या आएगा सर, तो ए सी की जगह पे देखो सेम
ये लैम्बडा तो तीनों को इक्वल है ना, आप पी आर को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्बडा इंटू पी आर, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्बडा पी आर है, तो ए सी की जगह पे मुझे क्या रखना है, लैम्बडा पी आर, तो ये हो गया लैम्बडा पी आर, और इसका कर दो आप स्क्वायर, डन, होल डिवाइडेड बाई, नीचे कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, नीचे सेम छोड़ दो, ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। देखो जैसे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो लैम्बडा का स्क्वायर तो दोनों में आ जाएगा, कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच रहा है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्वांटिटी आ रहा है रूट में, नीचे भी सेम आ रहा है, देखो नीचे दिख रहा है आपको सेम पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, सर यहाँ पे एक लैम्बडा एक्स्ट्रा है, अब लैम्बडा का स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल के क्या आ जाएगा, रूट से बाहर निकल के ये क्वांटिटी हो जाएगी लैम्बडा, और बाकी चीज़ जो रूट के अंदर है वो क्या बची, ये हो गया आपका पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और नीचे भी आप देख पाओगे कि नीचे वाली क्वांटिटी भी इत्तेफाक से सेम टू सेम आई है, और ये दोनों क्वांटिटी जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्बडा। अच्छा देखो ये भी लैम्बडा के इक्वल था, ये भी लैम्बडा के इक्वल था, और ये बी सी बाई क्यू आर भी लैम्बडा के इक्वल आ चुका है, बी सी बाई क्यू आर भी इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है, सो फ्रॉम हियर है ना, फ्रॉम हियर बाई एस सिमिलैरिटी, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल अपने पास है ए सी बी है ना, ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू, ट्राइंगल पी आर क्यू, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हैंस प्रूव्ड, आपको इस तरीके से प्रूव करना। हालांकि आप देखते हो, देखो तो ये एक सिमिलरिटी का सवाल है, कह सकते हैं है ना, सिमिलरिटी का ज़्यादातर यूज हुआ, तो सिमिलरिटी का सवाल है एक तरह से, ये ट्रिगो का नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत बस हल्का सा कंसेप्ट दे दो कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करना है आपको, समझे क्या, आगे बढ़े। तो अगला सवाल दिया है सर, कंसिडर अ ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29, तो कर दो 29, हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, अब इसमें बोला है कि राइट एंगल एट सी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे मुझे सी करना है, मतलब इसको ए कर सकते हैं, इसको बी कर सकते हैं, बिल्कुल सही चीज़ है, इन विच ए बी इज इक्वल टू 29, अब ये 29 दिया हुआ, ये लिखा हुआ है मेरे पास, बी सी की वैल्यू उन्होंने बता दी है 21 है, ठीक है, एंड ए बी सी की एंगल ए बी सी थीटा है, तो ये वाला एंगल जो आपका कितना, ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये वाला एंगल आपका थीटा है सर, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ी बहुत उसमें जो लुचुर पुचुर हुआ है, ठीक है, वो ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दो वैल्यूज हमें निकालनी, पहला, और दूसरी वैल्यू क्या है सर, दूसरी वैल्यू हमें दे रखी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, समझे बाबू। अब कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले सर काम तो ये कि सर साइन कॉस रहेगा तो मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा, लेकिन साइन कॉस कब निकालेंगे, साइन निकालेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर देवे नहीं किया, कैसे निकाल दें, तो परपेंडिकुलर निकालो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है सर ए बी, तो हमने किया यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है सर ए सी का स्क्वायर, और बेस क्या है बी सी, इसका स्क्वायर, ए बी की जगह पे तुम रख दो 29, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी की जगह पे तुम कुछ नहीं रख पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं, और बी सी जगह रख दो 21, ये होता है 841 ए सी का स्क्वायर, और ये तुम्हारा हो जाएगा 441, इसको जब लाके तुम माइनस करो 841 में से 441 को बचेगा 400 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी 20 इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है ना 400, इसका मतलब कि लेंथ कितनी आ गई आपके पास 20 आ गई। अब सारी लेंथ तो आ गई आपके पास, अब निकाल लो, अब निकाल लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम फटाफट से साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो हमने पहले निकाला साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखो थीटा यहाँ पे, तो यहाँ से तीर चलाओ तो सामने ये लगेगा, तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस यानी कितना आ जाएगा 20/29। अच्छा कॉस थीटा निकालो सर, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस कितना हो गया 21, तो 21/29। अब ये आ गया साइन और कॉस आ गया। अब करो क्या बोला था इसमें पहले सवाल के अंदर, क्या करना आपको पहले वाले में कॉस का स्क्वायर यानी 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर यानी 20/29 का स्क्वायर, क्या हो गया ये हो गया 441/841, और ये हो जाएगा आपका 400/841। इत्तेफाक से आप देख पाएंगे यहाँ पे कि डिनोमिनेटर तो 841 है
और 8 को जोड़ने पे भी आंसर आपका 841 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कट के 1 आएगा, बिल्कुल सही बात है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। पहले वाले सवाल का वैल्यू 1 आ गया। अब दूसरे वाले की बात करो, दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आएगी? तो दूसरे वाले केस में जब आप करोगे तो क्या करना, कॉस का स्क्वायर, यानी कॉस कितना है 21/29 है इसका स्क्वायर, और माइनस करना है किसका, साइन का स्क्वायर माइनस करना है। तो माइनस साइन कितना है 20/29 और कर दो इसको माइनस, तो ये होगा आपको 841 नहीं होगा सर, ये हो जाएगा आपका 441 और माइनस ये कितना हो जाएगा 400, और नीचे दोनों में कितना आएगा 841 क्योंकि 29 का स्क्वायर 841 होता है। अब नीचे आ गया 841 और ऊपर आ गया 41, तो ये वैल्यू हो गई आपकी सेकंड वाले क्वेश्चन की। समझ आ गई चीज़ें? इसी तरीके से आपको बस सॉल्व करना, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B tan A = A दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A = 1। आपको पहले से गिवन है tan A = 1, तो कैसे करेंगे सर? आओ शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह हम उठाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि बिना उसके तो ट्रिग्नोमेट्री अधूरी होगी सर। तो राइट एंगल ट्राइंगल लेना, ये हो गया आपका ABC कर दो, इसको A कह दिया, इसको कह दिया B, इसको कह दिया हमने C। तो हमें गिवन है कि tan A जो है वो 1 दे रखा है ना, इसको 1 दिया था, आप 1 दे रखा है, और आप मान लो है ना, ये होता है क्या, ये होता है tan A, मतलब इसके अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका परपेंडिकुलर क्या है BC, तो इसे हमने लिख दिया BC अपॉन में परपेंडिकुलर बाई बेस कितना है AB की, याद है ना tan क्या होता है, आपको भूल गए क्या? लॉ लिखवा देते हैं। तो हमने पढ़ा था कि सर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। यहाँ पे एंगल A रखा था हमने, क्या किया tan A आपको दिया हुआ है 1, और जो भी होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया BC अपॉन में बेस कितना हो जाएगा AB, और मान लीजिए इसको K के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, BC = K, AB = K, दोनों K की वैल्यू आ गई, ठीक है, दोनों = K आ गया। अब BC की जगह पे भी आप K रख सकते हैं और AB की जगह पे भी आप K रख सकते हैं। अब आपको ये निकालना है, कौन सा, AC निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगेन यूज़ करो पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो। परपेंडिकुलर दिया है K² प्लस K² दिया हो जाएगा आपका H = 2K², और वो भी रूट में। सो H = 2 तो रूट में रह जाएगा, लेकिन K² बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया K√2, तो यहाँ लिख देंगे अपन K√2। समझ आ गई बात? अब क्या करेंगे, अब इतनी चीज़ें जब आ गई है तो हमें क्या क्या निकालने बोला है, साइन और कॉस निकालना है। तो साइन निकाल लो पहले। तो साइन ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया ये, यानी K अपॉन में K√2, तो K से K कट जाएगा, क्या बचा 1/√2, डन। फिर नेक्स्ट आपको निकालना है कॉस ए क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा ये, है ना, तो बेस आ गया K और हाइपोटेनस आ गया आपका K√2, K से K कटा, अगेन आपका आंसर आ गया 1/√2। साइन और कॉस दोनों की वैल्यू 1/√2 आई है। ध्यान रखना 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री यहाँ पे ना, 45 डिग्री आपको कैसे समझ में आ रही है, 45 डिग्री कैसे समझ में आ रही है, ध्यान से देखना। 45 डिग्री इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि tan A = 1 है, tan A = 1 है। या फिर आप एक तरीका और समझ सकते हो, दोनों साइड लेंथ इक्वल दिख रही है आपको, एक एंगल तो 90 है, दो साइड बराबर। अब ट्रायंगल के अंदर दो साइड कब बराबर होता है, आपने सुना है ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर होने का मतलब ये है कि उनके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल है। दो साइड इक्वल मतलब दोनों एंगल भी इक्वल। अब यहाँ पे अगर ये दो साइड की लेंथ K और K है, मतलब इनके सामने के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब ये 90 इसको साइड कर लो, बचा कितना 90, क्योंकि टोटल होता है 180 का, 180 में से 90 तो ये उठा ले गया, अब बचा है 90, और 90 में भी इक्वल अगर तुम बंटवारा करो तो ये 45 और 45 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट और समझ में आना चाहिए कि साइन और कॉस 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू जो है सेम आती है। हालांकि वो 8.2 में अपन दोबारा पढ़ेंगे तो उस पर उतना ज़्यादा गौर फरमाने की जरूरत नहीं है ना। अब आ जाओ सॉल्व कर लो इसको, 2 की जगह 2 रखो, साइन की जगह रखो 1/√2, कॉस की जगह रखो 1/√2। आप देख पाओगे कि √2 × √2 कितना हो जाएगा, √4, और √4 क्या होता है 2 होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, खत्म, आंसर आ गया 1 × 1, वेरीफाइड है ना। आप इजीली तो हैंस वेरीफाइड, खत्म हो गया आपका काम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P OP = 7 एंड OQ - PQ = 1। ये क्या है सर, तो बेटा इसको समझने के लिए तुमको बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के तो राइट एंगल एट P करना पड़ेगा, तो ये हो गया तुम्हारा P हो गया Q, इसे कहते हो तुम R।
यहाँ गिवन है कि OP की जो लंबाई है वो 7 है, तो OP है कहाँ यहाँ पर? अच्छा ट्रायंगल OPQ है ना, OPQ, तो ये O, इसको O करना पड़ेगा, R को हमें O करना पड़ेगा, कर देना। OPQ हो गया, राइट एंगल एट P है, OP की लंबाई 7 है, तो ये आपका हो गया OP, इसको हमने कर दिया 7, इसको हमने कर दिया 7, इसको थोड़ा ऐसा कर दो, हाँ तब थोड़ा अच्छा लगेगा ये। क्यों ऐसा सर? ऐसा इसलिए ताकि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें जो है परफेक्टली सूटेबल रहे। आपका OP जो छोटा है ना 7 है, यहाँ हमने कर दिया P और ये हो गया आपका Q, OPQ। ये 7 सेंटीमीटर OP की लेंथ दी हुई है। आगे तुम्हें दिया कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, इस चीज़ पे भी देखो तो लिखा है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो जब भी आपको ऐसी चीज़ दे रखी हो OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, इस टाइप के सवालों में आपको हमेशा हाइपोटेनियस को सब्जेक्ट बनाना। हाइपोटेनियस क्या है इसका? OQ, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लो, मतलब मुझे OQ की वैल्यू निकालनी है, तो OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ। OQ की वैल्यू निकाल दी, बस लाइफ सॉर्टेड है। अब लगाओ आप पाइथागोरस थ्योरम। हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस का OQ, तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? OP है ना, 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है इसका? PQ का स्क्वायर। डन 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 डन। अच्छा एक और चीज़, ये 1 नहीं ये 7 है ना, यहाँ पे 7 कर लो, ठीक है, ये 7 लिखा हुआ है, इस हिसाब से ये भी 7 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर। तो हमें OQ की जगह पे क्या रखना है? PQ प्लस 7 रखना है ना, तो हमने रख दिया यहाँ पे PQ प्लस 7 OQ की जगह पे और उसका स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। अच्छा 1 ही था क्या? है ना, 1 ही था। ये जिसमें हमने थोड़ी बहुत बदलाव किए हैं, ये एक्चुअल में 1 ही था, है ना। ये OP ये ना, ये चीज़ 1 दे रखा, मैंने एक्चुअल में ये वाला 7 देख लिया था ना, थोड़ी सी भारी मिस्टेक करनी थी। एक काम करो, ये वाले क्वेश्चन को कट कर देना, इसको दोबारा कर दूंगा मैं, क्योंकि बहुत बार गलती करती मैंने, ठीक है। एक सेकंड, क्या लेना? टेनिस सेट 8। तो अगला सवाल हमारे पास, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7 एंड OP माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये क्या है सर? ये तो बवासीर लग रहा है, ठीक है, आओ करते हैं इलाज, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें सबसे पहले लेना होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। हमने ले लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, फिर उसमें बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल का नाम रखना OPQ, लेकिन राइट एंगल एट P। राइट एंगल किस पे होना चाहिए? P पे। तो राइट एंगल ये है, इसको मतलब मुझे P रखना है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q, OPQ देखो बन गया ट्राइंगल। आगे तुम्हें दिया है कि OP की जो लंबाई है बबुआ वो 7 सेंटीमीटर, तो रख दो यहाँ पे। और तुम्हें ये भी बोला है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। अब जब भी तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन आए, ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो एक्सरसाइज में देखना 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 या फिर शायद थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है नंबर के, आप नंबर को सीधे नाम लें। आप 8.1 में देखना ऐसा एक सवाल आपको मिल जाएगा वहाँ पे ना, यहाँ पे समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल 25 दिया हुआ है सवाल को, कर सकते हैं आप ना, एग्जाम्पल में दिया होगा, एक्सरसाइज में दिया होगा। तो अब हमें क्या करना है? तो जब भी ऐसे सवाल दिए हो तो आपको हाइपोटेनस को सब्जेक्ट बनाना, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? OQ, तो मुझे यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेनी है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस PQ, ये हो गया मेरी हाइपोटेनस की वैल्यू। माइनस PQ को उछाल के हमने वहाँ फेंक दिया। अब आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बिल्कुल सही। हाइपोटेनस कितना रखा हमने? हाइपोटेनस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है OQ, रख दो यहाँ पे OQ का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है सर? OP, और बेस कितना है? PQ। सभी का हम स्क्वायर करने वाले। लेकिन देखो OQ की वैल्यू मुझे पता है 1 प्लस PQ, तो यहाँ रख दो 1 प्लस PQ और इसका स्क्वायर कर दो। OP की जगह पे 7 मुझे गिवन है, तो 7 रख दो, 7 का स्क्वायर कर दो, और PQ को PQ रहने दो, कोई बदलाव नहीं। अब आप इस पर A प्लस B का होल स्क्वायर लगा सकते हो। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, है ना। B मतलब क्या हो जाएगा? PQ है ना, और प्लस क्या होता है? 2AB, तो 2 इंटू 1 इंटू PQ, 2 इंटू 1 इंटू PQ हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 इंटू PQ करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे? 2PQ हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49
प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखना बड़े ही चतुराई से हम पी क्यू स्क्वायर को पी क्यू स्क्वायर से काट देंगे और फिर इस 1 को इधर ला के माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2pq इज इक्वल टू 49 माइनस 1 दैट इज़ 48, और 2 से ये 48 भी उड़ जाएगा। सो pq इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 24। अब pq की वैल्यू 24 है। अब क्या करोगे, अब इसको टांग के इसके अंदर रख दो, तो यहाँ से मुझे क्या मिला OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ की वैल्यू 24, ये आ जाएगा आपका OQ इज इक्वल टू 25, मतलब ये वाली आपकी लेंथ जो 25 आ जाएगी। सो ये 25 सेंटीमीटर की है ना, ये तो 7 सेंटीमीटर था ही, और ये आपकी जो 24 सेंटीमीटर की है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, अब आपको देखो क्या बोला, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। साइन क्यू निकालो और कॉस क्यू निकालो। क्यू मतलब ये वो नहीं, क्यू वाई वाला क्यू नहीं है, साइन क्यू है ना। तो साइन क्यू कैसे निकालेंगे, साइन क्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू मतलब इस एंगल से ना, इस एंगल से। तो साइन क्यू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, साइन क्यू इज इक्वल टू, वैसे साइन थीटा होता क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या है, OP अपॉन हाइपोटेनस क्या है, OQ। ठीक है, OP की लंबाई कितनी है 7, और ये कितना आ जाएगा 25। और आपको कॉस क्यू निकालना है, तो कॉस क्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, और क्यू के लिए बेस हो जाएगा आपका PQ, और हाइपोटेनस हो जाएगा OQ। सो PQ की लंबाई कितनी है 24/25, ये आ गया आपका 24/25। तो समझ आ गया क्या। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर का ना खत्म होता है, एंड आज के लेक्चर का आखिरी सवाल था ये 8.1 से पहले कि हमने सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। अब आप कैपेबल हैं कि आप 8.1 हल्का सा अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपसे सवाल बनते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते तो आप उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इस लेक्चर के लेक्चर नोट्स है ना, वो आपको PDF ना, वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको जो है इसके अलावा स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डन सर। चलिए, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।